नाज़रीन, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भूख से मर जाए तो उस पर तो हुक्मरान को जवाब देना होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर एक भूखा कुत्ता या एक आवारा कुत्ता एक शहरी को काट ले और उस शहरी की जान चली जाए तो फिर क्या किसी हुक्मरान को जवाब देना होगा? इस पर एक इज्तिहाद की जरूरत है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर के इलाके लियाकताबाद में, जहां एक 6 साल के मासूम बच्चे बिलाल को आवारा कुत्ते ने काटा और इससे पहले कि उसे तिब्बी इमदाद दी जाती वो जाँ बहक हो गया। मैं रोज शाम को एक पार्क में वॉक करने जाता हूं और जैसे ही उस पार्क के अंदर अंधेरा होता है तो उस पार्क में आवारा कुत्ते हमलावर हो जाते हैं और मैं डर के मारे घर वापस आ जाता हूं। अगर मुझे या मेरे किसी बच्चे को या मेरे किसी जानने वाले को या मेरे किसी मोहल्ले वाले को एक आवारा कुत्ता काटता है तो फिर उसका जिम्मेदार उस कुत्ते को नहीं ठहराया जा सकता, उसका जिम्मेदार उन लोगों को ठहराया जाना चाहिए जो कि इस बात का टैक्स लेते हैं कि शहरी इलाकों में आवारा कुत्ते नजर ना आए, और इस हवाले से हुकूमत वक्त हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। अब अगला सवाल वो ये पैदा होता है कि इन कुत्तों का किया जाए। क्या इन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया जाए? क्या इन्हें जहरीला गोश्त खिला दिया जाए? या फिर इनकी नसबंदी की जाए ताकि इनकी जो पॉपुलेशन में इजाफा है उसको रोका जा सके, और बकिया कुत्तों को कहां और कैसे मैनेज करना है जिससे एनिमल राइट्स भी मुतासर ना हो, क्योंकि बहरहाल एनिमल राइट्स की मौजूदगी से पहले जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो ह्यूमन राइट टू लाइफ है उसकी असर्शन बहुत जरूरी है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में एक बहुत ही जबरदस्त पैनल मौजूद है। मोहतरम डॉक्टर तलहा सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं इंसदाद बेरहमी हैवानात डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोहतरमा युसरा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जानवरों के हकूक के लिए पाकिस्तान की चंद आवाजों में से एक आवाज हैं। युसरा, वेलकम टू द शो। मैं युसरा आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करूंगा। ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर के इलाके लियाकताबाद में, एक 6 साल के बच्चे को एक आवारा कुत्ते ने काटा, लोगों का इंस्टेंटेनियस और रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि उस कुत्ते को मार दिया जाए। क्या वो वाकई कुत्ता कसूरवार है युसरा? देखिए, इतना आसान नहीं है कि बच्चे का कसूर है या कुत्ते का कसूर है या पूरी सोसाइटी का कसूर है। एग्जैक्टली इस इशू को तो मतलब पूरा सीन किसी ने देखा हो, विक्टिमाइज किया हो तो फिर ही है पता इस चीज़ का चल सकता। लेकिन ये सच्ची बात है कि बच्चे भी तंग करते हैं, कुत्ते भी काटते हैं। अब एक सोसाइटी का हिस्सा है हर जानवर, हर इंसान। आपने सबको मिल के कैसे चलना है? अगर एक्चुअली डॉग बाइट की ना वो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो कि एक नेचुरल सी बात है। बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसकी तकलीफ ज़्यादा है, सब बातें समझ में आती है। लेकिन सब जख्मों को से हटकर अगर हम देखें तो रेबीज सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में आती है कि उस जानवर को जो एग्रेसिव हो रहा है, जो बाइट कर रहा है, उसको रेबीज ना हो। उसका सलूशन उस जानवर के पास नहीं है। इंसान ही है जिसे इंसान की मदद करनी है और जानवर की मदद करनी है। उस जानवर को मारना मसले का हल नहीं है। अगर वो रेबीज का पेशेंट नहीं था तो आपने गलत किया ना, अगर उसको मार दिया तो। अगर वो था तो समझ आती है। अब उसको शूट करने से पहले किसने टेस्ट किया, किसने इसको जज किया? और यानी हर डॉग बाइट से रेबीज नहीं होता? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता ना। हर कोई इवन कैरियर भी नहीं होता कि चले अभी तक पॉजिटिव केस सामने नहीं आया लेकिन कैरियर भी नहीं है वो जानवर, और उसको शूट करना तो फिर ये गलत जुमरे में आ जाता है। उसका हल क्या है युसरा? उस कुत्ते का किया जाए? इस मतलब अगर कोई बाइट करता है आप उसके दांत तो निकालने से रहे। ये एक एनवायरनमेंट में या हमारे बिहेवियर से ही जानवर आगे अपने बिहेवियर में चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं कि किसके साथ उनको फ्रेंडली रहना है, किसको बाइट करना है। एक आवारा कुत्ते की शहरी इलाके में जो प्रेजेंस है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, अमेरिका है, लंदन है, वहां पर लोगों के पालतू कुत्ते होते हैं, वो भी कभी कभार दूसरों पर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन ये जो आवारा कुत्ते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, वो हमें उनके शहरी इलाकों में नजर नहीं आते। उन्होंने ऐसी क्या पॉलिसी अपनाई है जो हम नहीं अपना रहे युसरा? अच्छा, ये चीज़ गलत है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो लावारिस जानवर होते हैं, ऐसा नहीं है। उनके वारिस खुदा ने हम सबको ही बनाया है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे पिछले या हुकूमतें या घर वाले सब सोसाइटी उनके लिए कुछ नहीं कर सके तो उनका कसूर था।
نہ کہ کتوں کا. اب ایک کھلے ماحول میں جانور رہ رہا ہے, اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, اس کو ہم کھانا نہیں دیتے, وہ وائلڈ بھی ہوگا تو پاسبلٹی تو ہے کہ اس میں ریبیز ہو, لیکن وہ اپنی ویکسین خود نہیں کر سکتا. ہمیں یہ تو بتایا گیا نا کہ اب کووڈ کی ویکسینیشن اگر ہم ریبیز کے امکان کو نکال بھی دیں کہ کتے کو ریبیز نہیں ہے یا کتے کی ویکسینیشن بھی ہوئی ہے, تو اس کے باوجود سٹرے ڈاگز کی سٹریٹس کے اندر پریزنس جو ہے وہ شہری علاقوں میں تو سوٹ نہیں کرتی نا. نہیں, کیوں نہیں کرتی, یہ ان کا علاقہ تھا جہاں پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں. اور آپ اگر ہسٹری کھول لیں آپ کو پتا چل جائے گا کتے کی پریزنس وہیں پہ ہوتی ہے جہاں کی انسان کی ہوتی ہے. نہیں, لیکن ہمیں یہ سٹرے ڈاگز دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز کے علاقوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ آپ اب تو خود ڈیولپ نہیں ہے, آپ تو انڈر ڈیولپڈ ہیں, آپ اتنی بڑی سوچ اپروچ رکھ ہی نہیں سکتے. ہاں, وہ اصول اپنائے جا سکتے ہیں جو ان لوگوں نے اپنائے, وہ یہی ہے کہ آپ جانوروں سے دوستی کریں اور صرف یہ ان کو نہ سوچیں کہ یہ کسی فلاں بریڈ, لوکل بریڈ یا گندی نسل کا کوئی جانور ہے, جو کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, یہ سڑکوں پہ اچھا لگتا ہے. کیوں, وہ آپ کے گھروں میں رہ سکتا ہے. لیکن جب ہم لینگویج میں بھی گالی کے لیے لفظ کتا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے کے رویے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اینیملز کو لے کر کتنے سینسٹیو یا انسینسٹیو ہیں. یسرا دیکھیں, وہ اگر گالی میں آتا ہے تو وہ اس کی ڈھیٹ نیچر پہ ہے, اور یہی کتے کی فطرت ہے. ہم کسی کو گالی کے طور پر بلی نہیں کہتے ہیں, کبوتر بھی بلی کی طرح پنجے مارنا, بلی بلی بننا, یہ محاوروں میں ہے. میں واپس آتا ہوں یسرا آپ کے پاس. ڈاکٹر طلحہ, آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ دنیا کے بڑے مہذب ممالک نے اپنے شہروں کے اندر سٹرے ڈاگز کے مسئلے کو کیسے حل کیا ہے, اور ہم کیسی اپنی لوکل کنڈیشنز کے مطابق اس پرابلم کو ڈاکٹر صاحب سالو کر سکتے ہیں؟ سر, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی جاندار کی جان ہم لے لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاگ بائٹ سے ریبیز پھیلتی ہے, تو ڈاگ کی ویکسینیشن سب سے امپورٹنٹ ہے جو آج تک نہیں کی گئی. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان ڈاگ کو ویکسین کریں تاکہ ان کے اندر امیونٹی پیدا ہو اس بیماری کے خلاف. جب یہ ان کے اندر امیونٹی پیدا ہو جائے گی تو یہ کاٹیں گے. ان کو ویکسینیٹ کر کے کیا کریں, گھومنے دیں سڑکوں پہ؟ جی کہ سڑکوں پہ گھومنے دیں, بالکل گھومنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اس کے باوجود بھی تو وہ کاٹ سکتے ہیں نا. اس کے باوجود جب بچے ان کو چھیڑیں گے, انہیں پتھر ماریں گے. اس میں تو ہمارے لیے کیونکہ ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ کتا آ رہا ہے تو اس کو پتھر مارنا ہے, اور انگریز نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ کتا آیا ہے تو اس کو آپ نے جو ہے نا پیار کرنا ہے. تو یہ تو ایک ہیومن ایٹیچیوڈ ہے جو ابھی ٹائم لگے گا. ڈاکٹر صاحب, ویکسینیٹ کر کے ہم کتوں کو سڑکوں پر کھلا چھوڑ دیں؟ ویکسین کر کے ان کی پاپولیشن کنٹرول کریں, کیونکہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ریبیز کاٹنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. اور ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم ہر جگہ کے اوپر جو ایگزسٹنگ کتے ہیں لاہور شہر میں پھینکتے ہیں, جو ایگزسٹنگ کتے ہیں لاہور شہر میں, ان کو کیا کیا جائے؟ ان کی پاپولیشن کنٹرول کریں اور اپنے صفائی ستھرائی کا سسٹم رکھیں کہ ہر جگہ پہ گندگی آپ پھیلاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کتے کی پاپولیشن بھی وہاں پہ ہوتی ہے. اور پھر ان کی نسل بندی کریں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. ان سارے کتوں کا کیا کریں, گھومنے دیں انہیں؟ جب نسل بندی کریں گے تو وہ یہی اصول ہے جو آپ گائے بھینسوں میں کرتے ہیں. جو آپ کٹے اور بچڑا خریدتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ دیں جو خسی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈوسائل ہوتا ہے, وہ مارتا نہیں ہے, وہ آسانی سے قابو آتا ہے. تو آپ اس کو انٹرنیشنلی آپ ترکی کو دیکھ لیں کہ اس نے بھی یہی ماڈل اڈاپٹ کیا ہے. اور وہ ان لیکن ہمیں استنبول کی گلیوں کے اندر گھومتے ہوئے کتے نظر نہیں آتے. سینٹر بنائے ہوئے ہیں نا, انہوں نے مختلف سینٹر بنائے اور وہاں پہ وہ فیڈ کرتے ہیں ان کو, اور وہیں پہ ان کو جو ہے نا رکھا ہوا ہے. ان کی باقاعدہ ان کی, ہماری تو یہاں پہ پاپولیشن بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. میرے سے ٹیلی فون لائن پر اس وقت عامر سلامت موجود ہیں, سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور رنگ کے. عامر, یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں ڈاگ بائٹ کا, اس کی ڈیٹیلز کے متعلق کچھ بتائیے گا. اویس, سب سے پہلے تو یہ جو بڑا سانحہ ہوا ہے ایک چھوٹے بچے کی گردن پر جب اس آوارہ کتے نے کاٹا ہے, تو اتنا شدید کاٹا کہ جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی وہ مر نہیں گیا, اس کو نہیں چھوڑا. یعنی بچہ ڈائیڈ ایٹ دا اسپاٹ؟ جی بالکل. اب حالات میں ہیں کہ جو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جانور کو نہیں مارنا چاہیے, پر ہمارا جو نظام ہے وہ بڑا عجیب ہے. یہ جو ہم تحفظ کی بات کرتے ہیں نا جانوروں کی, کتوں کے تحفظ کے حوالے سے کورٹس میں بھی جانا اور سارا کچھ کرنا, مگر عملی طور پر صرف یہ پالیٹکس کی حد تک بہت اچھا لگ رہا ہے. عملی طور پر اب آپ دیکھیں,
अगर बीमारी की बात करें, बीमारी का तो इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कुत्ता है, चाहे वो मतलब उसने उसको काटा और फिर उसकी डेथ हो गई बच्चे की। और ये इतना कोई खौफनाक एलिमेंट है कि लाहौर शहर के जो दही इलाके हैं वहां पर तो ऐसे हादसा रिपोर्ट भी नहीं होते, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसे वाकयात हो गए। ये तो जो रिपोर्ट हो गया वो मंजर आम पर आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एक टीम बनी हुई है जो कि मतलब फायर करके कुत्ते को हंट करते हैं, और वो एक बड़ी अजीब सी कुत्ता मारने का वो तरीकाकार है, मुनासिब भी नहीं है, वैसे भी जानवर को नहीं ठीक मारना चाहिए, मगर गवर्नमेंट के पास तो ना तो इस हवाले से पॉलिसी है कोई, और ना ही माजरत के साथ ये जो अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर तला सज्जाद बैठे हैं, उनकी सजेशन ये है कि डॉग्स को मारने की जगह उनके सेंटर्स बनाकर उन्हें वहां पर रखा जाए, लेकिन यहाँ पर तो हुकूमत के पास इंसानों पर खर्च करने के लिए पैसे बहुत मुश्किल से निकलते हैं, वो भी चंदा मांगकर लोगों को खाना खिलाती है। तो ऐसे में हुकूमत के पास वाहिद हल यही है ना कि वो इन कुत्तों को मार दे आमिर सलामत, और इस जो कि जालिमाना मेथड है जिसको कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन इफ I have to choose between a dog life and a human life, I will go for the human life. क्या कहते हैं आप आमिर सलामत? जी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मैं अवैस आपकी इस बात से, और अवैस बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात बताऊं, यहाँ पर सेंटर्स का कयाम तो यहाँ पर ये जो बैगर्स होम है वो वीरान है, वहां पर सड़कों पे आपको भिखारी नजर आते हैं, ओल्ड एज होम जो हैं वो आपको बुजुर्ग दाता दरबार के बाहर मुख्तलिफ जो लोग हैं पनाह गाहों के बावजूद उसके बाहर क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, खूबसूरत पनाह गाहें बनाई हैं, अंदर जगह नहीं है, तो इन मतलब जानवरों के लिए इंसानों के लिए जगह का आमिर सलामत प्रिसाइसली कौन सा डिपार्टमेंट कुत्तों को मारने का जिम्मेदार है? क्योंकि अंदरून शहर के अंदर जो कि बहुत कदीम शहरी इलाका है, वहां पर मस्जिद वजीर खान के दालान तक के अंदर ये जानवर देखे गए हैं। बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से सीओ हेल्थ ने एक फोकल पर्सन डिक्लेयर किया हुआ है जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एमसीएल के अंडर है, वो ये तमाम तरह रिपोर्ट बनाता है और कुत्तों की तल्फी का काम जो है वो किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर ये 3 से 4 लोग हैं जो सुबह अजानों के बाद निकलते हैं कोई 1-2 घंटे के लिए, कोई एक रूटीन में एक काफी जो कुत्ता नजर आ जाए, जो हत्थे चढ़ जाए उसको मार देते हैं। बिल्कुल, जो हत्थे चढ़े। बाकी यहाँ पर अगर बात करें ये एनजीओ की भी, तो एनजीओ का भी किरदार ये होना चाहिए कि अगर वो इस चीज को लेकर चल रहे हैं तो वो एक ट्रेंड सेट करें। आमिर सलामत आप हमारे साथ ही रहिएगा, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू हो रही है। युसरा, मैं आपके सेंटिमेंट्स की बहुत कदर करता हूं, मैं आपके सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करता हूं जो एनिमल लाइफ को लेकर हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जहां पर मुझे इंतखाब करना होगा एक कुत्ते की जिंदगी में और एक इंसान की जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि हम सबका जो वोट है वो इंसान की जिंदगी बचाने की जानिब पहले होगा। अगर ये कुत्ते किसी भी वजह से हमलावर होते हैं हमारे बच्चों पर, हमारे बुजुर्गों पर, तो जो हम भूल जाएं कि यहां पर हुकूमत एग्जिस्ट करती है। अगर आप और मैं जंगल में भी रहते हैं तो जंगल का कानून भी यही है कि हमारे बच्चे पर अगर कोई हमला करेगा जानवर तो हम उसको मारेंगे। तो अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, अगर 1.5 करोड़ की आबादी के लिए कुत्तों को टैकल करने के लिए, मारने के लिए 4 लोग हैं युसरा, तो फिर लोग क्या करें? खुद मारना शुरू कर दें इन्हें? लोग खुद भी मार रहे हैं, लोग अपनी दुश्मनियां भी निकाल रहे हैं। मोहल्ले की साथ वालों का कुत्ता ज्यादा भौंकता कि उसको मार दे। मतलब कुत्ते क्या, आप कुर्बानी के जानवरों की देख ले। कराची में क्या वाकया हुआ ना कि हमसाये थे, आपस में झड़प हुई और उन्होंने एक दूसरे के जानवरों पे तेजाब फेंक दिया। तो ये चलता आ रहा है जानवरों पे तशद्दुद। इन शॉर्ट ये कि जिस जानवर को रेबीज है, जो एग्रेसिव है, समझ आती है, जो नहीं है उसका क्या कसूर है? अभी मेरे पास उसका ये कसूर है कि वो फिर भी जिस जानवर को रेबीज नहीं है वो फिर भी बच्चे उसको छेड़ेंगे क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, ऐसा ही है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, जानवर हमला करेगा और उसके बाद वो बच्चे की जान चली जाएगी। नहीं तो फिर बच्चे क्यों हैं? मतलब उनको खाना पीना आता है, उनको बाकी सारे काम आते हैं। बच्चे चोरियां कर रहे हैं, बच्चे सिग्नल्स पे जाके खड़े होके मांग रहे हैं, उनको क्या जानवरों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना ये क्यों नहीं समझाया जाता? ये तो आप घर से समझा के और तरबियत दे के निकालते हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि एक क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कुछ शरारती बच्चे वाकई एक जानवर को तंग करते हैं और उस जानवर की जद से बच भी निकलते हैं और वो जानवर अगली गली में एक ऐसे बच्चे के ऊपर हमलावर हो जाता है जिसने उस जानवर को छेड़ा तक नहीं है, तो उस बच्चे की जान बचाने के लिए युसरा कम्युनिटी क्या करे? उसमें देखें, कम्युनिटी बिल्कुल कर सकती है।
जानवर को आप काटने से रोक नहीं सकते। आप बेशक उसकी वैक्सीनेशन कर दें, आप उसको न्यूट्र कर दें, जो भी है, क्योंकि उसने टेरिटरी को देखना है ना, अपनी गली को प्रोटेक्ट करना है। रात को डॉग्स में ये ज्यादा चीज, वो ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। हम जानवरों की वैक्सीन की बात करते हैं, सब जानवर वैक्सीनेटेड होने चाहिए, सिर्फ कुत्ते नहीं होने चाहिए, बिल्लियां भी होनी चाहिए। आपके गधे, घोड़े, बकरियां, गाय, भैंसे, सब ये जानवर, ये सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, एंटी रेबीज इनको लगने चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंसान की वैक्सीनेशन किधर है भाई? इस पे कौन फोकस करेगा? मेरा अगला सवाल यही था। एग्जैक्टली ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी मुल्क जो इतनी तरक्की कर गए हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज पे वैक्सीनेशंस के कोर्सेज स्टार्ट कर जाते हैं। ये अगला प्रॉब्लम है कि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनती, हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है, चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये सेकेंडरी मसला है, सेकेंडरी नहीं है। सुने ना मेरी बात, बुनियादी मसला जो मैं समझने से कासिर हूं, मुझे शहरी इलाकों के अंदर स्ट्रे डॉग्स की प्रेजेंस के ऊपर एतराज है। युसरा नहीं, फिर कुत्तों को भी प्रेजेंस पे एतराज होना चाहिए कि ये तो एक बैरन एरिया था। नहीं, कुत्तों और हमारे हुकूक बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। उनको उतनी ही जगह रहने के लिए और खाने पीने के लिए चीज चाहिए, काश दे सकते, नहीं देते ना, एग्जैक्टली नहीं देते। मुझे डॉक्टर साहब प्लीज जरा इस मसले को हल कीजिएगा कि हम वैक्सीन की तरफ आते हैं कि वैक्सीन की प्रोडक्शन कम है पाकिस्तान में। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों की जो प्रेजेंस है डॉक्टर साहब, मेरा एतराज उस प्रेजेंस पर है, क्या ये एतराज गलत है? नहीं सर, आपका एतराज ठीक है। असल में बात यह है कि इस पे गवर्नमेंट ने पहले कभी सोचा नहीं था। अब गवर्नमेंट ने 74 मिलियन पंजाब गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है इसी काम के लिए। अब मेडिसिन भी मौजूद हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में परचेज हो चुकी हैं। अब जहाँ पे कुत्ते काटने का वाक़या आया है, आप वहाँ से रिलोकेट करवा लें, आप उनको पकड़ के ले आएँ, उनकी नसबंदी करें, उनको वैक्सीन करें, उनको किसी और जगह पे छोड़ दें। किसी और जगह से क्या मुराद है? कोई शहरी आबादी से बाहर छोड़ दें, वो फिर वापस आ जाएंगे। वापस नहीं आते सर, नहीं आते, वापस नहीं आते। ये नहीं है कि हाँ जैसी बात, अच्छा वापस आ भी जाएं तो ऐसी बात है कि वो ह्यूमन बिहेवियर, आप बच्चों को ट्रेनिंग देना, बच्चों को आप सिखाएं। अब ये बताएं कि अगर एक बच्चा जिसने कोई चोरी की है तो उसके हाथ काट दें, तो क्या हम पूरे मोहल्ले के बच्चों के हाथ काट देंगे? एक डॉग ने अगर काट दिया है, उसको छेड़ा गया है या क्या मामला हुआ है, डॉग कभी भी ऐसे बाइट नहीं करता जब तक नहीं। मुझे उसको होता है, वो फियर में काट कह रहे हैं, वो फियर में। युसरा कुत्तों के जिन हकूक की बात कर रही हैं, क्या वो हम शहर में फिर सरसराने वाले सांपों को भी वही हुकूक देंगे कि उन्हें जब तक छेड़ा ना जाए तो वो किसी को काटते नहीं है, इसलिए इनको घूमने दें? क्योंकि वो सांप तो जहां नजर आएगा, ह्यूमन नेचर है डॉक्टर साहब कि हम उसे मारेंगे। सर सांप जब भी किसी बिल से बाहर आता है वो खुद परेशान होता है, मैंने कहाँ जाना है। जब आप उसको छेड़ते हैं तो वो अपने दिफा में, तो हर बंदा इंसान है अपने दिफा में वो करता है, जानवर में उसने अपने दिफा में करता है। आप कभी सांप को उठा के रास्ता आपने दिया है? पाकिस्तान के 99.9% लोग डॉक्टर साहब सांप नजर आने पर उसे मारने की तरकीब करते हैं, क्योंकि यही शौर मच जाता है, सप 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 सप। यही ट्रेनिंग हमारी की गई है डॉग के बारे में भी, कुत्ता देखें तो उसको पत्थर डॉक्टर साहब जब तक हम इन अखलाकियात की ट्रेनिंग नहीं देते हम सबको, मुआशरे को, तो तब तक हम अपने बच्चों को इन जानवरों के रहमो करम पर छोड़ दें? सर तब तक हम यही काम कर सकते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट अब शुरू कर रही है। आप स्ट्रेट अवे कि जहाँ पे आपको डॉग बाइट के चांसेस ज़्यादा हैं, जो केसेस ज़्यादा आए हैं, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट वहाँ से पकड़े कुत्ते वो ले आए हमारे पास भी। पंजाब के हर सेंटर नॉमिनेट हो गए हैं और उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। लोकल गवर्नमेंट पूरे पंजाब में सिर्फ एक डॉग वैक्सीनेशन सेंटर है डॉक्टर साहब, जो कि लाहौर में है, जी, ह्यूमन का। एग्जैक्टली ह्यूमन। आमिर सलामत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आमिर सलामत, लाहौर के किन इलाकों में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट होते हैं और इन पर कभी क्या कोई सीरियस एक्शन लिया गया है? क्या आपके ख्याल जाती तौर पर, क्योंकि एक जर्नलिस्ट से हटकर भी अगर आपके सामने एक शहरी के बच्चे को या एक शहरी को कुत्ता काटता है, उस शहरी की या उस बच्चे की जान चली जाती है, तो उसका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल तो उस इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर हुआ ना आमिर सलामत?
जी बिल्कुल अवैस वही बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की बनती है। बल्कि अगर आप देखें कि रायवेंड रोड वाली साइड देख लें, वलेंशिया देख लें, गुलबर्ग देख लें, गुलबर्ग जैसे पोश इलाकों में आपको दर्जनों आवारा कुत्ते दिखाई देंगे। और बात करें अगर ग्रीन टाउन साइड की, वहां पर बड़े वाकयात होते हैं। ये लियाकताबाद जहां पर ये वाकया है वहां पर तो पूरे के पूरे दर्जनों कुत्तों के जो गिरोह हैं वो दिखाई देते हैं। मगर बदकिस्मती से अवैस ये एक बड़ी अजीब एक अलमिया है। अगर एग्जाम्पल किसी ने सेट करनी है, ये ऐसे वाकयात में ये कहना कि अचानक से आज उनको प्यार किया जाएगा, बात यह है कि इंसानों को तरबियत ठीक है कि जानवर के साथ हर एक का बिहेवियर सेटल यहाँ तो नहीं इंसान इंसानों के साथ इंसानों के तरीके से पेश नहीं आते, तो आमिर सलामत इंसान जानवरों के साथ किस तरह से इंसानों के तरीके से पेश आएंगे? और ऐसे में हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग सबसे ज्यादा खतरे का शिकार बने रहेंगे आमिर। चूंकि यहाँ पर एक आम तासुर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मतलब जिस तरह से कुत्तों को रखने का है, पालतू कुत्तों से लोग डर जाते हैं। एक उसका तासुर ऐसा जाता है कि वो भौंकता है, लोग खौफजदा हो जाते हैं। इवन हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बड़े दलेर लोग हैं, कुत्ता देख के डर जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं अचानक से। यहाँ पर अगर बिहेवियर सेटअप की बात है तो कुत्तों की कौन सी फोर्स बनानी पड़ेगी उनको चेक करने वाली, जो इनको जाकर मतलब हजारों की तादाद नहीं लाखों की तादाद लाहौर शहर में आवारा कुत्तों की बनती है कि उसको जाकर चेक किया जाए कि ये मतलब हम पे हमला नहीं करेगा, ये भौंकेगा नहीं। क्योंकि हर कुत्ते की साइकी भी अलग होगी ना, ये तमाम तर उसका बिहेवियर भी अलग होगा, वो किस तरह से एक्ट करता है अपने इस इंसान के साथ। मगर बदकिस्मती से सर जो चीज देखने में आई है ना वो बड़ी अजीब है। हम आवाज उठा देते हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट करके देख रहे हैं ना कि हमने 250 यहाँ पर इंसान को खाना नहीं फराहम कर पा रही रियासत मदीना, तो जानवरों के लिए क्या होगा? ये तो अगर जो मतलब इस चीज को समझ रहे हैं और जिसकी तर्जुमानी कर रहे हैं तो इनको भी चाहिए कि अपनी एक एग्जाम्पल सेट करने के जी अगर कुत्तों के तहफ्फुज़ के लिए हम खड़े हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जी 200 आवारा कुत्ता हम उठा के ले आए हैं और ये पड़ा है जी, हमने ये एग्जाम्पल सेट की, हमने उनको खाना फराहम करें, हमें की वैक्सीनेशन करा। ऐसी कोई एग्जाम्पल है? जी जी बिल्कुल युसरा ओवर टू। बिल्कुल जी। अभी मेरे पास 110 से ज्यादा डॉग्स है, 25 से ज्यादा कैट्स है, 14-15 गधे हैं, इस तरह बर्ड्स भी हैं। तो ये सब वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स। और जितने भी अडल्ट एज पे पहुंचते हैं वो स्पे और न्यूटर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, ताकि बच्चे इनके ना हो। और यही असूल है। आप ये मत देखें, ये मेरी एक सोसाइटी को पूरी को मैसेज है कि गवर्नमेंट करेगी, कोई इदारा करेगा, क्यों? दूसरा, इनका खाना पीना कैसे अफोर्ड करती हैं आप? खैर ये चैरिटी बेस्ड है टोटल, कोई 50 रुपए दे, 500 दे, इट्स अप टू हिम और हर कि वो क्या कंट्रीब्यूट करता है। लोग खुद भी आते हैं, खाना लेकर आते हैं, किसी ने कोई मेडिसिन दे दी, किसी ने कोई बिल में पार्टिसिपेट कर दिया वेट पे, तो ये इसी तरह चल रहा है। अच्छा युसरा, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि लोग जो हैं वो परिंदों को तो दाना डालते हैं, हमें नजर आता है परिंदों के लिए बहुत, खासतौर पर कबूतरों के लिए बहुत हमारे दिलों के अंदर जज्बात होते हैं। जो नहीं भी कर रहा होता वो भी खड़ा होकर पैसे देकर चला जाता है। लेकिन जो बकिया वर्टिब्रेट्स हमें खासतौर पर नजर आते हैं उनको लेकर हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है। युसरा, ऐसा ही आप देखें ना, चौराहों में कबूतरों को एक जगह दे दी जाती है और वहीं पे सब बाजरा वगैरह दे के चले जाते हैं। इसके अलावा वो भी लोग उन जानवरों को परिंदों को, कबूतरों को, कौवों को उसी चौराहे में छोड़ जाते हैं जिनको कोई वायरल डिजीज हुई और आंखें बंद हैं, वो चल नहीं सकते, किसी का पर कटा हुआ है। जिस तरह जो खाना डाल रहा है ना, उसी तरह वो जुल्म का भी एक सिलसिला वहां पे चला रहे हैं। बजाय कि वो ट्रीटमेंट करवाएं, ऐसे परिंदों को लेके जाएं, वो उनको वहीं पे रोड पे छोड़ जाते हैं। और ऐसे हमें तकरीबन वीक में 1 या 2 मुझे कबूतर या कौवे जरूर मिलते हैं उसी जगह से जहाँ पे खाना हो रहा है। अच्छा डॉक्टर तलत सज्जाद, थोड़ा सा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बड़ा करते हैं। शहर के अंदर कुत्तों की मौजूदगी, गधों की मौजूदगी, अब ईद उल अजहा की आमद है तो हर जानब बकरे घूम रहे हैं, ऊंट घूम रहे हैं, बैल घूम रहे हैं। क्या दुनिया के जो तरक्की याफ्ता इस्लामी ममालिक है, इवन मलेशिया है, तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, क्या वहां शहरी इलाकों में हमें इस तरह जानवरों की रेल पेल नजर आती है डॉक्टर साहब? और जानवरों की रेल पेल होने से इंसानी सोसाइटी को क्या पॉसिबल बीमारियां हो सकती हैं डॉक्टर साहब?
سر اس میں یہ تو ہیلدی جانور ہوتے ہیں جو عید قربان پہ آتے ہیں، کوئی بیمار جانور نہیں آتے، لیکن ان کی اوجڑیاں، ان کا جو خون ہے جب شہری علاقوں میں پھیلا ہوتا ہے، پائے پکائے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہیلتھ نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ظاہری بات ہے، جب وہ گلی محلوں کے اندر جا کے ذبح کریں گے وہاں پہ بلڈ بھی وہیں پہ ہوگا اور اوجڑی بھی اکثر وہ ممالک دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوئے جنہوں نے علیحدہ سے سلاٹر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں؟ سلاٹر ہاؤس، وہ تو سلاٹر ہاؤسز میں ہی کرتے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارا ایک سسٹم ہے کہ یہ جانور بچوں کے سامنے ذبح کریں، کیونکہ میں سلاٹر ہاؤس میں بھی 5 سال رہا ہوں، وہاں پہ بھی یہی ایشو ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ بہت کم آتے ہیں ذبح کروانے کے لیے، اس لیے کیونکہ ہم نے بچوں کو ہاتھ پھیروانا ہے کہ جناب وہ ہاتھ پھیریں گے، یہ فلاں کی قربانی ہے. اس سے بچوں کی نفسیات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا؟ کس چیز پہ سر؟ جب آپ ان کے سامنے اس طرح سے خون بہاتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے؟ بچے بھی سیکھتے ہیں کہ جناب چھری کس طرح پھیری جاتی ہے، اور بعض اوقات بچے بھی جو ہے نا وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ سلاٹر ہاؤسز میں کریں یا ڈیزیگریٹڈ کوئی جگہ بنائیں اپنی، وہاں پہ وہ کروائیں. جس سے کچھ علاقوں میں ہے کہ محلے دار اکٹھے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے قربانی کرتے ہیں، وہیں پہ سب. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں کراچی میں ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا، میں اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا، یسرا سے بھی انپٹ لوں گا. ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اینیمل رائٹس اور ہیومن رائٹس کے درمیان اگر تصادم نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر تصادم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کتوں کے کاٹے کے واقعات پر. عامر سلامت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ڈاکٹر طلحہ سجاد اور یسرا قریشی بھی موجود ہیں. ڈاکٹر طلحہ، پچھلے دنوں کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص کے اوپر ایک پالتو کتے نے حملہ کر دیا اور باقاعدہ اس پالتو کتے کے مالک کے اوپر پرچہ درج ہوا، باقاعدہ وہ گرفتار ہوا، وہ عدالت میں پیش ہوا، اس کے بعد ان کی سیٹلمنٹ ہوئی جس میں اس کے علاج کے اخراجات برداشت کیے گئے، اور یہ شہر کی ایک پوش علاقے کا واقعہ تھا. اگر کوئی پالتو کتا کسی انسان کے اوپر یا بچے کے اوپر ڈاکٹر صاحب حملہ آور ہو جائے تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ سر وہ تو مالک ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے اگر ڈاگ رکھا ہے تو اس کی ٹریننگ نہیں کی. وہ اگر اس کی پراپر ٹریننگ کرے، اور ریسٹریننگ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ریسٹرین کرے اگر باہر لے کے جا رہا ہے، کیونکہ کتا ہے اگر باہر وہ لے کے جا رہا ہے، اس کو پراپر ریسٹرین نہیں کیا ہوا، پراپر اس کی ٹریننگ نہیں کی ہوئی، وہ جانور ہے وہ کاٹ سکتا ہے. تو اگر ایک جانور کاٹ لے تو اس کے بعد آپ کو فوری طور پر اس شخص کی ہیلپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر زخم آ گیا ہے تو فوراً اس کو لائف بوائے صابن سے یا کسی صابن سے آپ اس کو فوراً واش کریں جتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی اینٹی سیپٹک پایوڈین ہو گیا، سپریٹ ہوگی، جس سے بھی اس کو اینٹی سیپٹک ڈریسنگ کریں اور فوراً ہاسپٹل لے جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتے نے کتنا کلوز حرام مغز اور دماغ کے کاٹا ہے. جتنا کلوز کاٹا ہے اتنے چانسز ہوتے ہیں ریبیز کے جلدی امکانات. کیا پاکستان کے اندر ہر ڈاگ بائٹ کے پیشنٹ کو اینٹی ریبیز ویکسین ملتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سب لاہور میں تو سینٹر ایک ہی موجود ہے، اب باقی پنجاب کے اندر یہ ہیلتھ والے بتا سکتے ہیں. اور اس ویکسین کی پاکستان پروڈکشن نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان میں نہیں ہے. کہاں سے آتی ہے یہ باہر سے آتی ہے، یہ نہیں پتا مجھے. انڈیا اور چائنا سے آتی ہے. انڈیا، جرمنی اور چائنا سے آتی ہے. ایگزیکٹلی. عامر سلامت، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عامر سلامت، یہ بتائیے گا کہ لاہور کی جو ضلعی انتظامیہ ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بلدیاتی ادارے تو اس وقت عملی طور پر مفلوج ہیں، ان میں سے بھی کوئی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیروز پور روڈ کے وسط میں اونٹنی کا دودھ فروخت ہو رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں جانور جو ہیں ایسے اطمینان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی جنگل میں گھوم رہے ہیں. ایسے میں آوارہ کتوں کے بھی جو کاٹے کے واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے گورنمنٹ کی. حالانکہ ڈاکٹر طلحہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 74 ملین مختص کیے گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خرچ نہیں ہوتے، کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. عامر سلامت. بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں اس سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے 274 یونین کونسل ہوتی تھی، اب 200 کے قریب فیلڈ آفس یہ بلدیاتی نظام تبدیل ہونے کے بعد بن گئے ہیں. اور ان میں سے جو ماڈل یونین کونسل تھی وہاں پر تو گائے بھینسیں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو آوارہ کتے تو مطلب آلموسٹ جو ان کا پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے جس طرح سے، کیونکہ کورٹ نے بھی ڈیسیژن دیا، اس کے بعد تاحال اب تک
कोई ऐसा अमली इकदाम देखने को नहीं मिल रहा कि इसके लिए कुछ किया जा सके। अच्छा आमिर सलामत, मैं आने से पहले कुछ पढ़ रहा था डॉग बाइट्स के केसेस के ऊपर, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था युसरा, आपके लिए भी दिलचस्पी का बायस होगा कि 1982 में ईरान के शहर इस्फहान में जब इस्लामी इनकलाब आए 3 साल हुए थे, तो वहां की जो लोकल काउंसिल थी आमिर सलामत, उसने करार दिया कि अगर शहर में कुत्ते के काटे का एक भी वाकया होगा तो उस एडमिनिस्ट्रेटर को उसी कुत्ते से कटवाया जाएगा। और आमिर सलामत उसके बाद इस्फहान शहर में आज तक डॉग बाइट का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल है, असल में तवज्जो भी नहीं है। अगर दूसरा पहलू भी देखा जाए ना तो वो भी बड़ा दिलचस्प एडमिनिस्ट्रेटिवली तो ये शायद पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। इस पर आपके एनिमल राइट्स आ जाएंगे, इसमें आपकी इनकलाब के बाद तो खैर कोई भी कानून बन सकता है, लेकिन इसके अंदर जो लेसन है वो तो हमें सीखने की जरूरत है ना कि उस इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर हतमी तौर पर जिम्मेदार होता है। आमिर सलामत, अवैस साहब, आप एक चीज को आप देखें कि एक बच्चा जान की बाजी हार गया, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है अभी तक तयन नहीं किया जा सका। हर कोई अपनी जगह पर काम भी कर रहा है, ठीक है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं नजर आ रहा इस हवाले से कि अगर आपकी चले अगर यही मान लेते हैं कि आपने कुत्तों को तल्फ करना है, उनको मारना है, उसका आपका एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी अपना काम है कि जिसकी वजह से ये वाकया पेश आप आया। ना वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, ना उनको खत्म कर पा रहे हैं, ना चीजों को देख पा रहे हैं। आपका ये भी पहलू अगर देख लिया जाए कि अगर मतलब आपने तल्फ करने का काम शुरू किया हुआ है तो ये आपका फेलियर है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटर का, एनसीएल का, कि वो उस इलाके में इस हद तक नहीं काम कर पाई कि वो आवारा कुत्ता वहां पर था और उसने चाहे बच्चे के छेड़ने पे हमला हुआ। आमिर सलामत, गवर्नमेंट जो है वो ना पीने का साफ पानी दे पाती है, ना हमें अस्पताल प्रॉपर दे पाती है, ना हमें मयारी स्कूल दे पाती है, ना हमारे बच्चे कुत्ते के कांटे से महफूज हैं। हम टैक्स फिर किस लिए देते हैं, किस बात का तकाजा करते हैं ये लोग हमसे? अवैस एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हम तो अब देखते हैं और हैरान होते हैं कि एमसीएल का तो अरबों रुपए का बजट है, अरबों रुपए का बजट से करप्शन की नजर के लिए है। शहर में 12 मौशी मंडियां लगी हैं, 3-3 करोड़ रुपया उसका बजट रखा हुआ है। 3-3 करोड़ रुपया लगता आपको दिखाई देगा, आप किसी मंडी में चले जाए, शाहपुर कांजरा के अलावा, चूंकि वो पहले से स्टेबल मंडी है, उस पर कीमतों खर्च कर दिया गया। और बार बार आमिर सलामत इस तरह के दावे किए जाते हैं कि मंडियों के अलावा किसी भी जगह पर जानवरों की फरोख्त मना है। शहर के हर फुटपाथ के ऊपर बकरे जो होते हैं गाड़ियों वालों को बुला रहे होते हैं कि आओ भाई हमें खरीद लो। आज तक ये देख नहीं पाए हम कि जितनी मवेशी मंडियां आपके इलाके और ऐसे ऐसे पोश इलाकों में लगी हुई हैं, छोटी छोटी मंडियां, पता है ये तो इनके लिए ईद की चांदी जो होती है वो एमसीएल के लिए होती है, जोन के हमले के लिए होती है। वो तो दुआ करते हैं कि साल में 4 ईदें हो जी, ईद कुर्बान, ताकि उनकी ईदें ठीक हो सकें। ये एक निजाम इतना कुछ गंदा बना दिया गया है। और खास तौर पर मैं माजरत के साथ बात बताऊंगा, पहले दौर भी बड़े गंदे हम समझते थे कि वहां पर करप्शन थी, मामला थे, पर ये तारीखी दौर है। आमिर सलामत, हम सिंध में सुना करते थे और कहा जाता था कि वहां पर कुत्ते के कांटे के बहुत वाकयात होते हैं जिसकी वजह से वहां पर बच्चे महफूज नहीं हैं। और हम शुक्र करते हैं कि हम लाहौर में रहते हैं, तो अब लाहौर और अंदरूनी सिंध में ज्यादा फर्क तो नहीं रह गया आमिर सलामत? अवैस, मैं तो खौफजदा खुद हो जाता हूँ। मैं मॉल्टाउन में रहता हूँ और कई बार जब मैं नवाशी पार्क के साथ जा रहा होता हूँ तो उस इलाके मॉल्टाउन जब गुजर रहा होता हूँ तो इस कदर जैसे आपने कहा ना कि आपके कद का कुत्ता वहां पर आपको काट गया, मैं भी इसी कद के कुत्ते देख रहा होता हूँ और वो दंदनाते फिर रहे हैं। उनका मतलब वो आप गुजरते हुए गाड़ी पर आपको पड़ जाते हैं। मतलब अगर बात करें एक्सरसाइज की, हमारे दफ्तर के बाहर देखते हैं हमारे बाहर हमारा ये हाल है। कुछ कुत्ते तो सिर्फ कुत्ते होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते वाकई कुत्ते होते हैं। मैं युसरा मुझे ये बताइएगा कि आप एनिमल साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। अगर एक जानवर मुझ पर हमलावर हो गया, मेरे पास कोई लाठी नहीं है या मेरे पास कोई चीज नहीं है, तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं युसरा? देखिए, अगर तो जानवर का साइज आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता है डेफिनेटली, बट ये हैवी वेट है, वो तो चढ़ जाएगा ऊपर, और अगर डॉग है तो डेफिनेटली वो काटेगा। उसमें अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम भागे ना, जितना आप छुड़ाएंगे ना वो दांत अंदर जाता है, नहीं भागना। सबसे और जब दांत एक दफा इंसर्ट हो जाए तो आप खींचे ना, यूं खींचेंगे तो वो बहुत ज्यादा काम खराब होगा। मतलब कुछ तरीके हैं, अगर आपके पास पानी है, अगर आप जानवर पे पानी डाल सकते हैं,
उसको आप टेल से खींच के पीछे कर सकते हैं, ये आसान तरीका है, क्योंकि आपको वो जारी बात है यहाँ से तो पकड़ने की इजाजत नहीं देगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कुत्ते में कि अपनी गर्दन पीछे कर लेता है। तो आप टेल से अगर कोई साथ भी खड़ा है तो यानी आप भागेंगे तो वो आपको ज्यादा ऑपोजिशन देगा, और अगर आपको वो काटता है तो आप खींचे नहीं अपने आप को, बल्कि वहीं पर कम खड़े रहें ताकि कम से कम डैमेज हो। डॉक्टर साहब, इस पर आप कुछ ऐड कर सकते हैं? सर ये है कि आप जितना खौफजदा होंगे और उसकी आंखों में आंखें डालेंगे वो उतना अग्रेसिव होगा। आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, आप सिर्फ साइलेंट हो जाएं तो डॉग खुद ब खुद साइलेंट हो जाएगा। अच्छा, आपने उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली? आंखों में आंखें डालेंगे तो वो खुद ब खुद अग्रेसिव होगा कि ये कुछ करना चाहता है, ओके, और उसकी वजह से वो काटता है। डॉक्टर साहब, कुत्तों की जो मौजूदगी है वो इकोसिस्टम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? और यकीनन इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो कुत्ते हैं, अगर उनकी ब्रीडिंग ज्यादा हो जाती है तो भी तो इकोसिस्टम डैमेज होगा ना? एक डॉग जो है मेल वो 25 फीमेल को क्रॉस कर सकता है, और 25 फीमेल की यानी कि ब्रीडिंग हो सकती है उससे। हमारी अलमिया ये है कि हमने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि लेस देन 3 मंथ एज के जो बच्चे हैं वो सेल परचेज हो रहे हैं। जब आप दूध पीते बच्चे को आप छुड़वा देंगे तो वो माँ जल्दी और बच्चों के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम है कि जिसके तहत हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको बताया है कि 74 मिलियन की मेडिसिन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने और इक्विपमेंट परचेज कर लिए हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में अब मौजूद हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चूकी है, वैक्सीन भी परचेज हो चुकी है। अब ये है कि डॉक्टर साहब, इन कुत्तों की मौजूदगी ये है इकोसिस्टम में सबसे, अगर नहीं करेंगे चूहों की तादाद बढ़ जाएगी, गंदगी आपकी हर जगह पे बढ़ जाएगी, गोश्त हड्डियां फेंक देते हैं, हर जगह के ऊपर फेंक देते हैं लोग, तो वो कहाँ जाएंगी? मच्छरों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। ये तो एक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिस तरह ये सेम चीज है। हमें दुनिया के जो डेवलप्ड शहर हैं वहां पर चूहे भी नजर नहीं आते, मच्छर भी नजर नहीं आते, और आवारा कुत्ते भी नजर नहीं आते डॉक्टर साहब, और वहां पे गंदगी भी नजर नहीं आती, क्योंकि हमने ये सिस्टम गलत किया है। जो हमारा अभी आप ये इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, जो हमने ये चिड़ियां छुड़वाते हैं, चिड़ियां और लाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टॉक के लिए। ये जानवर के ऊपर बैठे हुए आपके जानवर की चिचड़ खा जाते हैं, उनकी जुएं खा जाती हैं, तो वो तो पकड़ के छुड़वा दी जाती है, रहती तो वो जिंदा ही है ना। उसमें से कितनी मर जाती हैं, ये तो हमने देखा है, उसमें कितनी मर जाती हैं। ये गुनाह का, और हमारे गुजरांवाला वाले लोग ये सवाब नहीं कमा रहे, ये गुनाह कमा रहे हैं, और इसी वजह से टिड्डी दिल का हमला है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट से इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मजीद डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉग बाइट के केसेस के ऊपर। आमिर सलामत भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात के बाद हुकाम बाला की जानिब से मुकम्मल खामोशी रहती है? अवैध जिस तरह से आपने इस वाकये के बाद भी देखा है, अगर पॉलिसी बन गई थी तो इनको ये चाहिए था, ना तो एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने, ना ही डी साहब, तो चूंकि इस चीज को ऑन नहीं करते थे, इसकी सुपरविजन के लिए जब ऐसा कोई वाकया होता है तो बिल्कुल कमेंट भी करते हैं और बयानात भी देते हैं, मगर अमली तौर पर कोई चीज नजर आती नहीं है। अवैध अगर वो इंतजामिया का बाकायदा तौर पर इस पर एक मैकेनिज्म है, उन्होंने फोकल पर्सन नॉमिनेट किया हुआ है, और वो स्टेक होल्डर्स को लेकर समाज में कोई ना कोई, मैंने तो आज तक तो ये जो कुत्तों को मारने वाली टीम है आमिर सलामत, ये डिप्टी कमिश्नर के मातहत है? ये एडमिनिस्ट्रेटर MCL के मातहत होती है। उसकी जो सुपरविजन है वो DC लॉ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वो देखते हैं। पर एक्चुअली ये MCL का टाउन हॉल में एक ऑफिस बना है, वो सेक्रेटरी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के मामलात भी तो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस देख रहा होता है ना? जी बिल्कुल देख रहा होता है। अवैध पर अमली तौर पर कुछ नहीं नजर आता। अवैध इसके लिए पॉइंट जो है कारतूस के लिए तो आ जाते हैं कि इतने कुत्तों को तलब कर दिया, शायद कारतूस भी कम चलते हो और कुत्तों की मारने की तादाद जो है वो ज्यादा बताई जाती हो। इस तरह के मामला चलते रहते हैं कि इन्होंने खानापुरी की हद तक, जब कोई ऐसा वाकया आता है तो वो तलखी के हवाले से बात भी शुरू हो जाती है। मगर जिस तरह से कोर्ट का डिसीजन भी है, उस हवाले से चीजें अब स्ट्रीमलाइन होनी है, इस हवाले से बाकायदा तरबियत भी की जा रही है और सारा कुछ किया जा रहा है, मगर अमली तौर पर ये चीजें फुकदान का शिकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सलामत आपका। डॉक्टर तलहा सज्जाद, जो कि इंसदादे जानवरों की जो टीमें होती हैं उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होती है इस तरह के केसेस में?
جی سب سے امپورٹنٹ ہے جو ڈاگ پکڑنے جا رہے ہیں یا جن کو ہم نے ان کو لوکل گورنمنٹ کے 350 بندوں کی ٹریننگ کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہم سائیکولوجیکلی ہم بتائیں کہ ایک ڈاگ آپ نے دیکھا ہے تو وہ کس حالت میں ہے، اس کے کان کی پوزیشن کیا ہوگی، اس کے ناک کی پوزیشن کیا ہوگی، اس کی ٹیل کی پوزیشن کیا ہے، تب آپ اس کو جج کرنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے اس کے قریب تو کس طرح اس کو ڈاگ کو پکڑنا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا ڈاگ ایگریشن میں ہے، کون سا ڈوسائل بیہیویئر میں ہے۔ اگر ڈاگ غصے میں ہے اور اس کی کیا علامات ہیں، دانت اس کی پوزیشن کیا ہوگی، کان کی پوزیشن کیا ہے، آئی کی پوزیشن کیا ہے، وہ ساری پکٹوریل ایویڈنس کے ساتھ اور ویڈیوز کے ساتھ ان کی ہم نے ٹریننگ کی ہے، ان کو دکھایا ہے کہ جناب اس طرح کی یہ ڈاگ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے لیے آپ کیا یہ بتائیے گا کہ ڈاگز کی ایوریج لائف کیا ہوتی ہے اور انہیں ڈسپوز آف کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاں ایوریج لائف اگر ہم ڈفرینٹ بریڈس کا دیکھیں تو سب کا فرق ہے، لیکن کیونکہ ہماری جو نیٹو بریڈ ہے بڑی اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ سے، امیونٹی اچھی ہوتی ہے، تو یہ کم از کم بھی 8 سے 9 سال اس کی لائف ہے، اگر اچھا اس کو تھرو آؤٹ اچھا کھانا ملا ہو کہ پیٹ بھر کے ہر روز وہ سو گیا ہو، اتنا تو گزار لیتے۔ تو ان کو ڈسپوز آف کیسے کیا جاتا ہے یسرا؟ ڈسپوز آف کا دیکھیں آپ، لائف سٹاک کا کوئی حساب نہیں ہے، گاؤں کا جو گوبر وغیرہ جتنا بھی جہاں پہ پڑا ہوتا ہے وہیں پہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، وہاں پہ کتوں کی بھی ہوں گی، وہاں پہ ہر جانور کی پڑی ہوگی۔ لیکن ہمیں آوارہ کتے گھومتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں کتوں کی لاشیں نظر نہیں آتی ہیں یسرا۔ ہے بالکل ہے، آپ کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا، یا پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ایک گڑھا کھودے اور اس میں کر دے، وہ بھی آج کل بہت مشکل ہے، ایون میرے لیے بھی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں اور وہاں پہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ ڈگنگ کریں اور ایون کوئی آپ کی ہیلپ بھی کر رہا ہو اور کمپلینٹ بھی نہ کرے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ میرے شیلٹر کے پاس مجھے مطلب لیٹ نائٹ کوئی ہو گیا ایسا کہ کتا دفنانا پڑ گیا، تو سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس بھی آ گئی، بڑا مسئلہ ہو گیا، تو آپ مطلب کہاں کس کے ساتھ فائٹ کریں نا۔ اب لیٹ بھی ہو رہا ہے، مجھے جانا بھی ہے، کیونکہ اگر جتنی دیر تک ہم جانوروں کے پاس رہیں گے وہ نہ سوئیں گے اور نان سٹاپ بارکنگ رہتی ہے اس ایریا میں نا، تو اس طرح کے ایشوز ہیں۔ یا تو سب لوگ مل کے دیکھیں اس چیز کو کہ اب ڈسپوز آف ہی کریں نا، مطلب کوئی ایشو تو نہیں۔ بہت بہت شکریہ یسرا قریشی، ڈاکٹر طلحہ سجاد اور عامر سلامت آپ کا۔ ناظرین، کتے تو بے زبان ہوتے ہیں لیکن اگر لاہور کی ضلعی حدود کے اندر کسی بچے کو یا انسان کو کتا کاٹتا ہے تو اس کے ذمہ دار ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن لاہور، اس کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض، اس کے ذمہ دار کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور الٹیمیٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں۔ آگے کا پلس اینڈ مائنس آپ خود کر سکتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔